हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, रिसर्चर्स। कल के सेशन के साथ कंटिन्यूशन में हम आज फिर से रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड, जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप नेट सेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इन सब के लिए आज हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में सॉल्व भी करेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी अब तक तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। और अगर हमने उसकी कंटिन्यूटी में वीडियोस नहीं देखी है और अगर ऐसा कुछ मैं आज समझा रही हूँ जिसके लिए आपको पास सेशन की जरूरत थी, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चले बने रहिए मेरे सेशन के साथ। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और जैसे कि अगर आप पहली बार मेरे सेशन से जुड़ रहे हैं तो मेरी हर कैंडिडेट, हर टीचर को रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप मेरे सेशन के साथ जुड़ रहे हैं एक बुक लेके आइए, उसमें सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए। ये नोट्स बनाने से क्या फायदा होता है, जब आप लास्ट मिनट पढ़ेंगे तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी रहती है। आपने जो मेन मार्किंग्स की है या आपने स्मार्ट नोट्स बनाए थे वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जैसे कि अभी आप सबको पता है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कशन चल रही है, नेट के एग्जामिनेशन के स्कोर पर होगा या फिर पीएचडी, तो जैसे भी आपके जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर वह पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है और आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपको ये सेशन तब भी यूजफुल होगा। और अदरवाइज आप नेट सेट के कैंडिडेट है या भी आप पीएचडी कर रहे हैं या आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है तो भी आपको मेरा सेशन हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। आज हम कंवलप्रीत मैम के साथ डिस्कस करेंगे जर्नल पेपर 1 का यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। फिर अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो कॉमर्स को यूनिट 5 रहता है इस टॉपिक रिलेटेड, या अगर आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए दे रहे हो तो वहां पर भी काम आएगा, या अगर आप एक टीचर है जो आज जाके रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाने वाले तो आपको भी ये सेशन काम आएगा। तो चलिए अब बिल्कुल भी और टाइम नहीं, मैं बात करती हूँ, हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, देयर शुड बी अ फुल स्टॉप, उसके बाद है सेलेक्ट फ्रॉम द कोड टू गिव योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें कितनी स्टेटमेंट्स दिए, ए टू एफ तक, मतलब हमारे पास है 6 स्टेटमेंट्स। इन 6 स्टेटमेंट से कौन सी बेस्ट रिफ्लेक्ट, मतलब कौन सी बेस्ट एक्सप्लेन करती है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो अगर आप रिसर्च का सिलेबस लेके बैठे तो ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली आ रहा है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब हमारे पास स्टेटमेंट्स कितनी दिए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो हमारे पास है ऑलमोस्ट 6 स्टेटमेंट्स। अब इनमें अगर हम कोडिंग पर जाते हैं, जैसे आप नेट के एग्जामिनेशन में बैठ रहे तो आपको इजी वे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्विकली गो टू द कोडिंग। अब कोडिंग में आप देखो 3 ही ऑप्शंस दिए। अगर आप ए ऑप्शन देखते हैं ए बी और सी है, बी में बी डी और ई है, सी में ए ई और एफ है और डी में ए सी एन एफ है। तो मतलब ऊपर जो हमको 6 स्टेटमेंट्स दिए उसमें से 3 ही रिफ्लेक्ट कर रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अब उन्होंने मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पूछा है, मतलब आपको एक ऐसी स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है जो रिसर्च को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो अगर आपको वो समझ आ गई तो हम एलिमिनेशन सिस्टम पर जाते हैं। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैंने हर सेशन में ऐसे एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की है, आप कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो पढ़ते स्टेटमेंट नंबर ए, रिसर्च मींस चैलेंजिंग द स्टेटस क्यो। अब ये स्टेटस क्यो का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एग्जिस्टिंग को अगर मुझे इंप्रूव, उसको चेंज करना है। एग्जिस्टिंग, जैसे मैं कह रही हूँ थियोरी ऑफ मोटिवेशन में हम ये बता रहे हैं कि ओनली मॉनेटरी फैक्टर्स मोटिवेट द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, but somebody has challenged that non-monetary factors such as love and respect also motivates the employees। तो existing theory को किसी ने challenge किया था, तो रिसर्च का क्या ये मतलब होता है, चैलेंजिंग द स्टेटस क्यों। डेफिनेटली दिस हैज टू बी पार्ट ऑफ द आंसर, क्योंकि रिसर्च हम इंप्रूव या इनोवेशन के लिए करते, कुछ नया लाने के लिए। एग्जिस्टिंग चीजें है बट उनको कैसे बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्या रिसर्च गैप है उसको। तो ए को हमारे करेक्ट आंसर में आना चाहिए। तो हम ऑप्शंस में जाते हैं, जहां पर भी ए स्टेटमेंट नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने समझा ए स्टेटमेंट मुझे 100% श्योर है। जब तक आप 100% श्योर नहीं है आप एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी नहीं लगा सकते। सेकंड है रिसर्च इज एन एंडेवियर टू कलेक्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऐसी एक्टिविटी नहीं कि जिसमें हम सब कुछ कलेक्ट करते जाए, तो ये स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च इज अ सिंथेसिस ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेसेस। यस, रिसर्च एक
कॉम्बो होता है, एक कोलैबोरेशन, या मैं बोलूँ एक ऐसा एफर्ट होता है जहाँ पर डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों प्रोसेस आते हैं। अगर अब तक आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव नहीं पता है तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में और मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो ये स्टेटमेंट में, ये आंसर में आना चाहिए। सी, रिसर्च मींस प्रूविंग वंस असर्शंस एंड बिलीव्स, दिस इज इनकरेक्ट। हम अपनी असर्शंस और बिलीव्स को प्रूव नहीं करते, जिसको हम हाइपोथेसिस में बोलूं, हम जो रिसर्च के लिए हो सकता है उसको, मुझे जो ट्रू लगता है वो नहीं, तो दिस शुड ऑल्सो नॉट बी अ पार्ट ऑफ द आंसर। Research is a careful review of reported studies. Research is a critical and passionate search for know. ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए? ठीक है, अब अगर मैं ई और एफ में डाउटफुल हूं तो मुझे 100% पता है एफ स्टेटमेंट में आना चाहिए, क्योंकि रिसर्च क्या है? क्रिटिकल और पैशनेट सर्च फॉर नॉलेज। क्रिटिकल मतलब एक सीरियस इंक्वायरी, एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, और पैशनेट जैसे रिसर्चर को पैशनेट होना चाहिए अपने टॉपिक से। मैं हमेशा बोलती हूँ रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप, अगर आप पीएचडी करो तो 3-4 साल उस टॉपिक के साथ रहने वाले हो, तो वो आपकी मैरिज की तरह आपके घर का एक मेंबर बनने वाला है। थोड़े दिनों में अगर आपकी पीएचडी एडमिशन एनरोलमेंट हो जाएगी, आपको रोज उसको भी 1 या 2 घंटे देने पड़ते हैं, तो वो आपके घर का एक सदस्य बनने वाला है। तो आप हमेशा उस टॉपिक के लिए पैशनेट होइए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए को आंसर में आना चाहिए, स्टेटमेंट सी को भी आंसर में आना चाहिए, स्टेटमेंट एफ को आंसर में आना चाहिए। तो 100% आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, ए, सी एंड एफ। मैं 100% श्योर थी बी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? उसके वजह से अगर बी आप देखते हो कोडिंग, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाता है। मैं 100% श्योर थी डी भी ऑप्शन में नहीं आएगा, मैं 100% श्योर थी कि ई भी ऑप्शन में नहीं आएगा, तो इसलिए अगर हम ई के बेस पर स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर कोडिंग सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड एफ। देखिए, भले मैंने इस छोटे से क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको 10 मिनट लगाए या 5 मिनट, तो आपको पता है जब पढ़ते हो आप इतनी क्लैरिटी से पढ़ो, बिकॉज आई ऑलवेज रिपीट, वंस यू बिकम अ डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और अ प्रोफेसर, डेफिनेटली यू शुड स्टडी इन अ मैनर दैट इन फ्यूचर यू कैन एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज टू योर स्टूडेंट्स। ठीक है, सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं पढ़ना है, मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पढ़ना है। ओके, तो जब भी आप पढ़ते हो ना, क्लैरिटी से पढ़िए। थोड़ा टाइम लगता है बट आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, बुक और पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। हम रिसर्च के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में भी काम आने वाले और नेक्स्ट सेट के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप देख लीजिए कि कॉलम की कोई हेडिंग दी है क्या। तो यहाँ पर रिसर्च मेथड्स दिया है लिस्ट 1 में, और लिस्ट में आपको क्रिटिकल फीचर्स दिए, मतलब आपको रिसर्च मेथड का फीचर दिए, जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब व्हाट इज द बेस्ट वे और विच इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द दिस मैच द कॉलम क्वेश्चंस, आपको देखना है कोई भी एक ऑप्शन आपको सही मैच हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट लेट्स रीड लिस्ट 1। वहां पर आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड है, एक्स पोस्ट फैक्टर। कल की आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, उसमें मैंने एक्स पोस्ट फैक्टर को बहुत बार समझाया है, हिस्टोरिकल मेथड और एथनोग्राफिक मेथड। आज कुछ नया समझ रहे तो उसको स्टडी करेंगे। हम लिस्ट 2 में जाते तो वहां पर हम देखते 5 ऑप्शन है, बट लिस्ट 1 में हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, मतलब एक ऑप्शन हमारा डिलीट एज इट इज होने वाला है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे ना इतना बेस पता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या आ सकता है आंसर। एक्सपेरिमेंटल क्या होते हैं? लेबोरेटरी में आप करते हो, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। तो मुझे लगता है ए का आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है ए का आंसर 4 है, इतने श्योर है, तो यू कैन क्विकली गो टू द ऑप्शंस। अब नसीब से ए का आंसर 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में, तो दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर। बट आई ऑलवेज रिपीट, आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम द टीचर एज ऑफ नाउ। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आपको जंप टू कंक्लूजन नहीं करना है, आपको चारों ऑप्शंस एक बार स्टडी करने। ठीक है, आप फिर तभी एनालाइज करो कि करेक्ट आंसर क्या है। वो कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। एक बार भी आपसे गलती हो गई तो आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आप सबको पता है कि वो 2 मार्क्स के नुकसान से हमारा जेआरएफ भी रह जाता है और हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह जाता है। तो ध्यान से पढ़ते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टर, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को एज्यूम करती हूँ आंसर, तो एक्स पोस्ट फैक्टर यहाँ पर B5 मैच हो रहा है, तो प्रोबिंग इनटू द कॉजल फैक्टर्स फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट्स। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, जो इंसिडेंट हो चुका है, तो जो अवेलेबल है उसको, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। हिस्टोरिकल मेथड यहाँ से 2 से मैच हो रहा है, तो एस्टैब्लिशिंग द पैटर्न्स ऑफ इवेंट्स व्हिच हैव हैपेंड थ्रू टाइम, ऑलरेडी हो चुके। ठीक है, तो यस, हिस्टोरिकल मेथड वैसा ही होता है, पास्ट की चीजों को स्टडी करना, तो CO2 भी मैच होना चाहिए। और एथनोग्राफिक मेथड क्या, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या, अभी मैं डिस्कस करूंगी। तो डी और 3 स्टडिंग शेयर्ड पैटर्न बिहेवियर्स। अब देखिए एथनोग्राफिक मेथड क्या होता है, एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक, पहली बात याद रख लीजिए,
जैसे मैं बोलूँ हमें ट्राइबल एरिया में स्टडी करने जाना है, ट्राइबल लोगों के बारे, तो आपको उनके बीच में रह के उनका बिहेवियर, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनकी लैंग्वेज या फिर वो एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो उस कल्चर का, उन लोगों का शेयर्ड पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। अब आप सिंघम जैसी मूवीज देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है, एक्टर है अजय देवगन, आम इंसान, बट ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ, यस, पुलिस वाले। तो ही हैज टू स्टडी मैनरिज्म, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज, एक टीचर की बॉडी लैंग्वेज इज डेफिनेटली डिफरेंट। तो आप क्या करते हो, आप थोड़े दिन वहां पर जाते हो, उनके साथ, पुलिस वालों के साथ बिहेवियर उनका देखते हो, वो कैसे बात करते हैं, उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, वो कैसे अपनी बॉडी को कैरी करते हैं, या उनकी यूनिफॉर्म को पहनने का तरीका क्या है। तो जब आप किसी के साथ में रह के उनके बिहेवियर को स्टडी करते हो, तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफिक मेथड। बहुत बार रिसर्च में, नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया एथनोग्राफिक मेथड, और ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, ये आपको मुझे कमेंट में मैसेज करके बताना। तो यहाँ पर DO3 मैच हो रहा है, तो यहाँ पर 100% मेरा आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यस, आप, मैं होल्ड करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सबका, ओके। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो। मतलब मेरा क्या कहने का मतलब है, आज तो मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया, बट इफ यू डोंट नो व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, यू डोंट नो व्हाट इज एक्सपोज फैक्टो मेथड और हिस्टोरिकल और एथनोग्राफिक, अगली बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इनके बेस पर अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं हर बार बोलती हूँ, नेट सेट के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिपीट होते, क्वेश्चन नहीं। तो एथनोग्राफिक रिसर्च थोड़ा सा देख लेते हैं। एथनोग्राफिक फील्ड वर्क वाज डेवलप्ड ओरिजिनल बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अभी एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, टू स्टडी अ सोसाइटी, कल्चर और ग्रुप इन दैट। द अप्रोच डिपेंडेड हेवीली ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इन सम केसेस इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इनेबल्स रिसर्चर्स टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ दिस। तो जिनको वो स्टडी करे उनके साथ, ठीक है, आप एक पार्टिसिपेंट बन जाते हो। अब मैं यहाँ से एक डेफिनेशन पढ़ूं, द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। आप जाके ऑब्जर्व करो डायरेक्ट एक्टिविटी उन ट्राइबल ग्रुप की जिनको मुझे स्टडी करना है, एंड द डिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सच एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट एथनोग्राफिक। ठीक है, तो ये बहुत बार नेट में क्वेश्चन आया, हम उनकी लाइफ को जाके स्टडी करते, रिसेंबल देखते, वो क्या करते कैसे, तो एक कॉमन पैटर्न उनमें ढूंढते। ओके, तो यहाँ पर याद रखें, हम जाके उनको ऑब्जर्व करते, तो आई एम एक्टिंग एज अ पार्टिसिपेंट। मैं खुद कौन हूँ, रिसर्चर, बट मुझे उनके बीच में रहना पड़ेगा। आप देखिए, नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन, अगर मैं सिर्फ फूड हैबिट्स की बात करूं, ठीक है, अब अगर आप चाय की बात करो, तो नॉर्थ इंडियन से ना दूध जनरली ज्यादा डालते चाय में, और साउथ इंडियंस का ऐसे हो सकता है नहीं है। तो ये ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं, बट अगर आप जब नॉर्थ इंडियंस के साथ रहोगे या साउथ इंडियंस के साथ, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जब मैं वहां जाके ऑब्जर्व करूंगी, एक्चुअल रहूंगी तब, तो यहाँ पर आता है एथनोग्राफिक रिसर्च। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 4 कॉन्सेप्ट समझाए। अगली बार आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेरिमेंटल पर, एक्सपोज पर, हिस्टोरिक। टाइम लगता है, बट हम अच्छे से पढ़ते हैं। आंसर्स तो मैं आपको 5 मिनट में सॉल्व करा सकती हूँ, बट एक अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो खुद इन डे पढ़े और कोशिश करे सामने वाले को भी पढ़ाए। Historical research, systematic collection and evaluation of data to describe, explain and understand actions or events that occurred sometime in the past. Okay, तो ये historical data. There is no manipulation or control of variables. यहाँ पर हम वेरिएबल्स को कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप ताजमहल को स्टडी करने जा रहे हो, तो आप ताजमहल किसने बनाया, यू डोंट नो, उनकी डेथ हो चुकी है, आप उनको जाके उठा के पूछ तो नहीं सकते कि ये ताजमहल कैसे बना था। तो ये इवेंट्स पास्ट में, तो आई हैव नो कंट्रोल। एन अटेम्प्ट इज मेड टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट हैपेंड, तो एक कोशिश करते देखने की व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। सो इट इज अटेम्प्ट टू स्टडी द पास्ट इवेंट्स। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई दो स्टेजेस स्टेप्स ऑफ रिसर्च। तो ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च अंडरलाइन, in which ethical considerations become relevant। एथिक्स की बात करें, एथिक्स इन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में बैठोगे, या आप प्रपोजल देने जा रहे हो, या आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आजकल एथिक्स इन रिसर्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी ऑल नो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस रिसर्च में होती है। एंड एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, और आई से एज अ रिसर्चर, यू शुड ऑलवेज गो फॉर एथिकल प्रैक्टिसेस। ओके, चलिए, हाँ, मैं उसके ऊपर एक सेशन लूंगी पूरा, अभी फिलहाल इतना पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। तो एथिकल कंसिडरेशंस रेलेवेंट है, मतलब कितनी स्टेटमेंट्स है, 6। अगेन ऑप्शंस में जाते 3 ये कोडिंग में, तो 3 स्टेटमेंट्स में एथिक्स वाले बात कर रहे हैं, तो 3 में नहीं हूं। Identifying and defining research question, postulating a relationships among variables to advance a solution, collecting data through use of research tools, defining the population and sampling procedure, data analysis and procedure employed, and reporting procedure of finding of results। देखिए, मैंने हर सेशन में बोलती हूँ, रिसर्च, पूरी रिसर्च, पीएचडी, थीसिस, रिसर्च पेपर, A to Z
आपका फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सब कुछ एथिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है सबसे ज्यादा रेलेवेंट, मतलब ऐसी कौन सी चीज है हमारी रिसर्च थीसिस या पेपर में जो हमेशा एथिकल होनी चाहिए, मतलब वहां पर हमको गलती या गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चन। यहाँ पर इतनी एथिक्स की जरूरत नहीं, मैं बोलूँ क्यों, क्योंकि ये हो सकता है आपने खुद से नहीं किया है, कहीं ऑब्जर्व करके किया, किसी ने आपको सजेस्ट किया, तो ए शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द आंसर। तो जब मुझे पता है ए आंसर में नहीं आएगा, तो आई कैन क्विकली गो टू द ऑप्शंस, एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए। पोस्टुलेटिंग रिलेशनशिप्स अमंग वेरिएबल्स टू एडवांस, हम एज्यूम कर रहे हैं रिलेशनशिप्स किसके बीच में, वेरिएबल, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। तो हाँ, हाइपोथेसिस बना रही हूँ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, सपोज दिस इज अ हाइपोथेसिस। तो क्या ये यहाँ पर एथिक्स होने जरूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी नहीं है हाइपोथेसिस के लिए। कलेक्टिंग डेटा थ्रू यूज ऑफ रिसर्च टूल, यस, यहाँ पर एथिक्स होने बहुत जरूरी है। तो सी शुड बी इन द आंसर। तो कोई ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैंपल प्रोसीजर, अब आपको क्या करना है, डिफाइन सैंपल और पॉपुलेशन कौन है और सैम्पलिंग प्रोसीजर, तो ये भी मुझे लगता है इतना जरूरी नहीं है। डेटा एनालिसिस एंड प्रोसीजर प्लॉट, यस, आपने डेटा एनालिसिस कैसे किया है, कौन सा तरीका लगाया है, कैसे डेटा कलेक्ट किया था, किसी को पैसे देके डेटा कलेक्ट किया है कि नकली डेटा कलेक्ट किया है, मैनिपुलेशन किया है, आपके रिजल्ट्स जो नहीं आ रहे थे आपने स्टैटिस्टिशियन को बोल के चेंज करवाए रिजल्ट्स। तो यहाँ पर एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, ई शुड बी अ पार्ट ऑफ द करेक्ट आंसर। रिपोर्टिंग प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिजल्ट, यस, यहाँ पर भी आपको फाइंडिंग्स एज इट इज। अब आप स्टडी कर रहे थे कोई दो स्टूडेंट्स के ऊपर, ए इज बेटर देन बी एंड बी इज बेटर देन ए, अब आप ए के टीचर हो तो आपको रिजल्ट बताना है कि ए इज बेटर, तो कुछ भी स्टडी होने तो आप वही बताओगे, सो दैट बिकम्स इनकरेक्ट, वो अनएथिकल। सो आपको वही रिपोर्ट बताना है जो एक्चुअल फाइंडिंग आई है और रिजल्ट्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको होना चाहिए सी, ई एंड एफ, और मेरे हिसाब से नहीं, दैट इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बताओ कि एथिक्स कहाँ है, एथिक्स नहीं, वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा इन स्टेटमेंट्स में एथिक्स कहाँ रेलिवेंट है। तो इन 6 स्टेटमेंट में से सबसे ज्यादा एथिक्स हमारे ऑप्शन नंबर डी में, मत सॉरी मैंने कौन सा आंसर बोला, बी, ये वाला कलेक्टिंग डेटा थ्रू, तो सी आना चाहिए, ई आना चाहिए और एफ आना, तो ऑप्शन नंबर बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन मैच द कॉलम, फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन दिया है लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में डिस्टिंक्टिव फीचर्स, तो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट और उसके फीचर्स, थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, वर्कशॉप, सेमिनार। कल मैंने आपको बताया था वर्कशॉप कौन सी होती है, जहां पर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, इंटेंसिव कोर्स होता है, वहां से कुछ सीख के आते, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल एसपीएसएस या पीपीटी सीख रहे हो, एक्सेल सीख रहे हो, तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, कुछ रिजल्ट आता है, आप कुछ तो सीख के आते हो वहां से। ओके, सो इट इज गिवन ना हैंड्स ऑन, जनरली स्मॉल ग्रुप होता है। अब यहाँ पर है ना, मैं क्विकली मैच करती हूँ सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो ये होना चाहिए थीसिस का, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती है, थीसिस ऐसा होना चाहिए रिसर्च। तो ए शुड मैच विद 5, अगेन आई शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन, मैं जाती हूँ ए और 5 का ही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ओनली 4 में मैच हो रहा है, तो क्या ये करेक्ट आंसर है, पहले सारे ऑप्शंस देख लेते। रिसर्च पेपर फिर बी और 4, प्रेजेंटेशन ऑन अ समरी ऑफ रिसर्च, यस, रिसर्च पेपर एक समरी होती है। सी एंड 2 मैच होना चाहिए, वर्कशॉप टारगेट ओरिएंटेड, यस, आप एसपीएस से सिखा रहे हो तो आपको पता है वो रिसर्च के स्टूडेंट्स है या पीएचडी स्कॉलर्स है या जिनको रिसर्च मतलब एसपीएसएस यूज करना है, तो एक आपके पास फिक्स टारगेट ऑडियंस है। ओके, तो सी एंड 2 मैचेस, और डी एंड 3 देखियो क्या, सेमिनार रिफ्लेक्टिव डेलिब्रेशंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम। अब जनरल है ना वो, अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो उसमें सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का आपको डिस्टिंग्विश दिया है, वो भी पार्ट ऑफ नेट सिलेबस है, कम्युनिकेशन यूनिट 4 का। तो सेमिनार यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, 3 से मैच। हम डेलिब्रेट डिस्कस करें स्पेसिफिक थीम, जैसे अभी सेमिनार इज जनरली अ वर्ड विच इज यूज्ड इन एकेडमिक सेटिंग, ठीक है। तो टीचर्स का सेमिनार हो रहा है, तो वहां पर कोई स्पेसिफिक, जैसे एनईपी पर सेमिनार हो रहा है, सो द थीम विल बी वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनईपी, मे बी इट्स good points or maybe it's bad points, but we are discussing about NEP, so we have a theme, so that is called as a seminar. So here the correct answer has to be option number 4. See here we had 4 options and in list 2 we were given 5 options, so that is not a problem, sometimes it is given just to confuse you, तो आपको याद रखना है। अब देखो लिस्ट 2 में ना 1 वाला ऑप्शन कहीं भी नहीं यूज था, बेस्ड ऑन फ्री विलिंग, बट क्या उसका आंसर बन सकता है हमारे सिलेबस में, तो ऐसे स्टडी करोगे एक क्वेश्चन में आप 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, मैं अगर 10 क्वेश्चन आज आपको करा के जाती हूँ तो हम कम से कम 40 कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च, क्वेश्चन किस पर आ रहा है, मेथड ऑफ रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज टू बी सेलेक्टेड रेदर देन मैनिपुलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपको सेलेक्ट करेगा, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कल की मेरी वीडियो जरूर देखिए, या मेरी प्रीवियस रिसर्च के सेशंस, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है आओ रिसर्च सीखे, उसमें ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। मैनिपुलेशन इन रिसर्च मीन्स यू आर चेंजिंग समथिंग,
सपोज आई वांट टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ओके, तो वो उसके लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, सनलाइट, वाटर और मे बी द क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो अगर मैं पौधे को अंदर लेके आती हूँ तो मैंने क्या किया, उसका एनवायरमेंट चेंज कर दिया, तो ये मैंने मैनिपुलेट किया। हियर मैनिपुलेट डज नॉट मीन समबडी इज एक्सप्लॉइटिंग यू, हियर मैनिपुलेट मीन्स देयर इज चेंज इन द वेरिएबल इम्पैक्ट। मैं कुछ चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, सुपरविजन के टाइम स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, टीचर उसके वहां जाके खड़ी हो जाती है, तो बच्चे की परफॉर्मेंस या तो इंप्रूव हो सकती है या तो खराब हो सकती है, डिपेंड्स बच्चे का टीचर से कैसा रिलेशन है। कुछ बच्चे डर जाएंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे। सो ये हम क्या करें, टीचर वहां जाके खड़ी होकर उसका इम्पैक्ट देख रहे, तो ये होता है वेरिएबल के ऊपर मैं इम्पैक्ट डाल दूं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इन कौन से मेथड ऑफ रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सेलेक्ट करते हैं, ना कि मैनिपुलेट करते। सो दिस इज पॉसिबल ओनली इन एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। इफ यू हैव नॉट सीन माय यस्टरडेज सेशन, प्लीज गो थ्रू इट वंस, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, इंसिडेंट हो चुका है, हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता है किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, बट मैं उस बंदों को या वो डेड बॉडी को उठा के नहीं पूछ सकती कि आप रिपीट करके बताओ। सो व्हाट आई एम डू, आई हैव टू सेलेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बट आई कैन नॉट चेंज इट, ओके। मैं चेंज करके कुछ नहीं चेक कर सकती। सो हियर द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, और इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्स एग्जीक्यूटिव रिसर्च। सो मैंने ये सब एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस सेशंस में, आप मेरी रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल पेपर 1 की वीडियोस उसमें यूनिट 2 पर देख सकते। सो करेक्ट आंसर इज सी। Moving on to the next question. In the list of statements given below, which of them offer a suitable definition of research? Simple question है, हमारे पेट के एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। Suitable definition of research पूछ, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड A to F दिया और हमको 3 फाइंड आउट कर दी, ठीक है। तो रिसर्च मीन्स अ रिपीटेड रिसर्च, नो, तो ए आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ए आंसर में नहीं आना चाहिए। तो मैं क्विकली ऑप्शंस में जाती हूँ, ऑप्शन नंबर ए एंड सी को एलिमिनेट कर देती हूँ, क्योंकि रिसर्च रिपीटेड रिसर्च नहीं। तभी आप जब पीएचडी इंटरव्यू में जाते हो वो बोलते हैं व्हाट इज न्यू इन योर रिसर्च, व्हाट यू विल कंट्रीब्यूट, आप पुरानी रिसर्च को रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो ए शुड नॉट बी द आंसर। रिसर्च इज बेसिकली एन आंसर टू द क्वेश्चन, यस, एक प्रॉब्लम होती है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे। रिसर्च प्रोवाइड्स अ ऑथेंटिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ऑथेंटिक सॉल्यूशन मतलब रिसर्च हमेशा एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है और हम प्रपोज करें कोई सॉल्यूशन के लिए, तो यस दिस शुड बी पार्ट ऑफ द आंसर। रिसर्च इज एन एंडेवर टू प्रूव वंस हाइपोथेसिस, नो, हम अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम एक्चुअल स्टडी के लिए कर रहे हैं। जो मैंने एजम्पशन लगाई थी वो ट्रू आए ऐसा जरूरी नहीं होता है, अगर आप वो जरूरी करके दिखाते हो तो अनएथिकल पार्ट है। रिसर्च इज मीनिंग गिविंग प्रोसेस रिसर्च, ओके, यस, मीनिंग हम मीनिंगफुल कुछ कर रहे हैं। रिसर्च मीन्स ड्रॉइंग अ सैंपल फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन, नो, वो तो पॉपुलेशन से सैंपल पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। तो बी, सी और ई करेक्ट आंसर। तो एनालाइज ईच स्टेटमेंट, इट वोंट इवन टेक मोर देन 2 to 3 seconds। रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, उस लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए जो हम पढ़, ठीक है। हम हिंदी में एग्जाम दे रहे तो हिंदी पर कमांड होना चाहिए, इंग्लिश, और इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, आपको नहीं आती है तो आप सीख सकते हैं, उसके लिए मजाक या दिल को डिप्रेस करने की जरूरत नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू सी एंड साइज ऑफ द सिचुएशन, क्रिएटिविटी इज मोस्ट रेलेवेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च। अब देखिए क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था मुझे कुछ बच्चों का मैसेज आया था, हाँ मेरे सारे नेट सेट के क्वेश्चन है, ओके, आपको पीएचडी एंट्रेंस में भी आने वाले। मुझे क्वेश्चन क्या हुआ था ना, कुछ बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ आया। अब मेरा सजेशन क्या है, सपोज आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है, व्हाट इज एबिलिटी टू सी एंड साइज ऑफ द सिचुएशन, फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, रीड द अदर पार्ट। क्रिएटिविटी इज मोस्ट रेलेवेंट, वो क्या पूछ रहे, पूरे रिसर्च में हम सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी कहाँ दिखा सकते। रिसर्च इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, आप उसको कितने ब्यूटीफुल तरीके से कर, बट हम उसको कहाँ कहाँ क्रिएटिविटी, ठीक है, जो चीज ऑलरेडी है। अब मैं एग्जाम्पल दूं, अदर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है कि ऐसी सिंपल ही बुक बनानी, मतलब आप उसमें थोड़ी ना फ्लावर्स लगा दोगे, अब आपका टॉपिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आप उसमें थोड़ी ना कुछ चिपका दोगे, ठीक है। तो वहां पर क्रिएटिविटी नहीं करनी, तो क्रिएटिविटी कहाँ करनी है रिसर्च में, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, कोई स्टेटमेंट बेस नहीं है, वन हैज टू बी करेक्ट। लेट्स रीड, एट द स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, इन डिटरमाइनिंग द रिसर्च डिजाइन एंड इट्स एग्जीक्यूशन, इन फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग दैट, in deciding and identify the sampling procedure to ensure the representative is correct। जी, आप थोड़ा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, मैं बहुत फास्ट पढ़ लेती हूँ तो समझ नहीं आ रहा, ओके यस, तो हम थोड़ा स्लो पढ़ते हैं अभी। आप टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मैं रुक जाऊंगी।
ओके चलो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारी रिसर्च का होता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बाद हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, पता लगता है। फिर अदर रिसर्च डिजाइन की मैं बात करूं, कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था, फ्रेमवर्क होता है, खांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेसिस पर हम करते हैं। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है ये हमको पढ़ना है। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, और हाइपोथेसिस कैसे फ्रेमिंग होते हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आप रिसर्च प्रपोजल बना के लिखे जा रहे हैं। और इन डिसाइडिंग एंड आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग प्रोसीजर, ना व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग प्रोसीजर। ठीक है, ओके चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। आप सबके आंसर्स कैसे आ रहे हैं? मुझे मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, हम इसको होमवर्क दे देते हैं, अगर आपको नहीं आएगा तो हम कल के सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन को समझिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा। क्रिएटिविटी कहाँ पर है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे नहीं पूछा कि चारों में से हम कंफ्यूज है, वो बोल रहे सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी रेलेवेंट कहां पर है, तो एक ही करेक्ट आंसर बन सकता है। ओके चलो, यस वेरी गुड, आपके पास बुक और पेन है। रिसर्च एथिक्स इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो दिए इन्होंने, बोले सेलेक्ट योर आंसर, तो रिसर्च एथिक्स सबसे ज्यादा कहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके अब आपको करेक्ट आंसर पता है, हाँ तो वेरी गुड, फटाफट सॉल्व कर लेते, अब मुझे ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं डेटा कलेक्टिंग में, यस। प्रिपेयरिंग अ सेमिनार पेपर देखते हैं। डेटा एनालिसिस यस। पार्टिसिपेशन इन अ कॉन्फ्रेंस बिल्कुल भी नहीं, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एलिमिनेट हो जाएगा। राइटिंग अ थीसिस और यस। सेलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, तो तीन ही आंसर हो सकते हैं क्योंकि कोडिंग में तीन दिए, तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो ए होना चाहिए, सी होना चाहिए और ई होना चाहिए, तो आंसर नंबर कौन सा बनता है? बी। डेटा कलेक्शन ऑनेस्टली करेंगे, झूठा नहीं करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। डेटा एनालिसिस और राइटिंग अ थीसिस डिसर्टेशन, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि मैडम आउटसोर्सिंग लीगल है। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आप अपना पीएचडी किसी और से करवा रहे हैं, विच इज अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अगर आप यूजीसी के गाइडलाइंस पढ़ेंगे, मेरे पास एक पूरा ब्रोशर है, उसका पूरा ब्रोशर सॉरी पूरी बुकलेट है जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो। उसमें क्लियरली लिखा है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, और व्हाट इज द वर्स्ट केस, आप आउटसोर्सिंग या किसी और से अपना काम करवा रहे हैं तो आपकी जॉब तक जा सकती है द डे इट कम्स आउट। ओके, और याद रखिए एज एथिकल रिसर्चर, हम जैसे मैं बोलती हूँ स्टैटिस्टिक्स भी अगर आप किसी से करवा रहे हो तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों ऐसे क्वेश्चनर बना, हमने क्यों ये टेस्ट लगाया, क्या इससे मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ, और उन्होंने एनालिसिस में क्या किया, और आपने उसको कैसे लिखा। ठीक है, तो किसी से भी आप करा रहे हो, इट इज कॉल्ड एज घोस्ट राइटिंग, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। वी आर नॉट इनटू एंटरटेनमेंट जहां पर किसी और से लिखवा के बोला जाएगा तो चलेगा। वी आर एकेडमिशियंस, टीचर्स है, रिसर्चर्स है, जहां पर आपको ये याद रखना। और अगर आपने मेरी पहली सेशन देखा है, मुझे वहां पर पूछा भी गया था कि मैम आजकल तो सब करवाते तो हम क्यों नहीं, तो जस्ट रिमेंबर, हमें अगर किसी और का भी डर नहीं है तो हमें खुद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि मेरा काम मैं खुद। ओके, यू कैन पे एंड गेट इट डन, बट दैट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। इन द वर्स्ट केस यू मे लूज योर जॉब, यू मे लूज योर गुडविल। ठीक है, कुछ छोटे कामों के लिए आप झूठ बोलते हैं तो रोज की बात हो जाती है, बट जब हम अपने करियर पर आ रहे हैं और अगर हम ऐसे झूठ बोलने स्टार्ट हो गए तो दैट इज एन अनएथिकल प्रैक्टिस। ओके, सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू कैन लर्न, यू कैन स्टार्ट। इससे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, कैसे रिसर्च पेपर लिखते हैं, थीसिस कैसे रीड करते हैं, रिसर्च गैप, तो आप देख सकते हैं सोर्सेस है, और खुद पर मेहनत करिए और जरूर आप सीख जाएंगे। ओके, तो रिसर्च एथिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, और आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक इशू बन चुका है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप सो आप मेरे साथ बने हुए, थोड़ी देर और बने रहिए, पढ़ना है। यस, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए। एथनोग्राफिक, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव और स्ट्रक्चर्ड। क्वांटिटेटिव इज ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड, क्वांटिटेटिव में हमने पहले क्वेश्चनर बनाया होता है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आप जैसे इंटरव्यूज पढ़ते हो ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, तो क्वांटिटेटिव में एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, और ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चन है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होता, वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो एथनोग्राफिक नहीं है, सो करेक्ट आंसर स्ट्रक्चर्ड। आधा सेकंड भी नहीं लगता करेक्ट आंसर ढूंढने में, प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट आता है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, वो मैंने इसके एक्सप्लेनेशन दिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराया हुआ है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ऑलरेडी मेरी प्रीवियस सेशंस में है, अगर आपने रिसर्च की प्ले लिस्ट नहीं चेक कीजिए तो कर लीजिए। रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस देखिए, आपका पेटा आराम से क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चल, इन द रिसर्च मेथड
Generalizations may be made that will be applicable to other situations of the same time. What is this called? क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं. इन चारों रिसर्च मेथड्स में जनरलाइजेशन मे बी मेड दैट विल बी एप्लीकेबल. हम कब जनरलाइज कर सकते हैं? इन कौन सी चार मेथड्स में से हम अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज. ना व्हाट इज जनरलाइजेशन? अगर आपने डिडक्टिव और इंडक्टिव मेरी वीडियो देखी है तो कुछ चीजें ना मैं जैसे बोल सकती हूँ कि सारी लड़कियां बोलती है, मतलब ऐसे तो नहीं है ना सारी लड़कियां शोर मचाती, बट यस अगर हम बोलते 100 लोग बोल रहे तो हम बोलते हजारों में. तो ऐसे कौन से है कि हम पर्टिकुलर से जनरलाइज कर सकते हैं, मतलब इफ इट इज एप्लीकेबल टू 4 और 5 इट इज एप्लीकेबल टू द होल. ठीक है, तो ऐसे कहां पर पॉसिबल होता है? केस स्टडी में. तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. अब केस स्टडी क्या होती है ना, जैसे मैं मैगी के ऊपर आपको केस स्टडी दे दूं. केस स्टडी जनरली क्या करती है? इन डेप्थ किसी को पढ़ती है, आपको इंसाइटफुल चीजें मिलती है. एंड यू कैन से देयर इज नो राइट और रॉन्ग, you describe or the results are what you observe. ओके, तो केस स्टडी वैसी होती है. अभी केस स्टडी से हम बता रहे हैं कि आप इस केस स्टडी के हिसाब से हम जनरलाइज कर सकते हैं. ओके, अभी मैगी के लिए कुछ लोगों का नेगेटिव परसेप्शन है, कुछ का अच्छा है, किसी ने उसको खाना छोड़ दिया, कोई अब तक खा रहा है, तो केस स्टडी है वो. तो यहाँ पर रिसर्च मेथड जनरलाइजेशन में बी मेड दैट विल बी एप्लीकेबल टू. तो हम बोल सकते हैं इस केस स्टडी के मद्देनजर रखते हुए इस केस स्टडी के रिजल्ट के हिसाब से हम उसको जनरलाइज, मतलब व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर दिस रिसर्च स्टडी मे बी एप्लीकेबल फॉर द अदर सिचुएशंस व्हिच आर सिमिलर टू दिस सिचुएशन व्हिच इज सिमिलर टू दिस केस स्टडी. ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, मुझे कोहर्ट का मतलब नहीं पता, मुझे पैनल का मतलब नहीं पता, मुझे ब्लाइंड स्टडी का मतलब नहीं पता, तो आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो कोहर्ट का मतलब क्या होता है? अभी कोहर्ट एक ग्रुप होता है, जैसे मैं सारे एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ रही हूँ तो वो एमबीए स्टूडेंट्स में कुछ तो कॉमन होगा, या तो उनकी एज. अभी एज भी जनरली मैं बोलूंगी पढ़ाई के लिए कॉमन नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आज 50 में भी पढ़ रहे, कुछ लोग 20 में भी पढ़ रहे. तो कोहर्ट एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उनका, तो उनका कॉमन क्या है? एमबीए. अगर आज आप मेरा सेशन सुन रहे हैं, या तो आप पीएचडी स्टूडेंट है, या तो आप रिसर्च के स्टूडेंट है, या तो आप नेटसेट के स्टूडेंट, तो आप सब में कुछ कॉमन है. तो जब कुछ कॉमन होता है उसको बोलते हैं कोहर्ट स्टडी. ठीक है, उनको स्टडी करना. पैनल स्टडी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, हम कभी पढ़ेंगे. ब्लाइंड स्टडी, अगर आपके पास टाइम है, ब्लाइंड स्टडी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है व्हाट इज ब्लाइंड स्टडी. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 केस स्टडी. ओके, चलो. कभी कभी ऐसे नहीं देखने का कि क्वेश्चन सही और गलत है, उन चारों में से करेक्ट आंसर होगा ही होगा, तो मार्क करके उसको. ओके, द इजिएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज सबमेटेड रेटिंग स्केल. ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है. लाइकर्ट स्केल, सबमेटेड लाइकर्ट स्केल होता है ना, क्वेश्चनर बनाया होगा, स्ट्रांगली अग्री डिसएग्री, तो 1 2 3 4 5 हम उसको एक नंबर असाइन कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 डिवाइडेड बाय 3 बराबर. तो ये लाइकर्ट स्केल. अब ये बाकी स्केल्स क्या है, इसको स्टडी करना आज आपका काम है. आज क्वेश्चन लाइकर्ट पर आया, कल इसके ऊपर आएगा. और एमएलए स्केल है क्या? व्हाट इज एमएलए? मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन. ठीक है, और ये कौन सी स्केल है, ये कौन सी स्केल है, नाम नहीं सुना, पता नहीं, आज लाइकर्ट पर आ गया, इजी क्वेश्चन कल इस पर आ सकता है. ओके, तो सबमिटेड रेटिंग स्केल. ओके, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसके बाद. लाइकर्ट, कुछ को लोग उसको लिकट बोलते हैं, बट इसका लाइकर्ट बोलते हैं. और ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2. इजिएस्ट एटीट्यूडनल ना, एटीट्यूड जज करता है वो, यू आर अग्रिंग और डिसअग्रिंग, आप उसके रिस्पॉन्सेज क्या दे रहे हो, तो आपकी एटीट्यूड होगी, सेटिस्फेक्शन, परसेप्शन. आगे चलते हैं. रिसर्च डिजाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस. कल मैंने समझाया था क्रॉस सेक्शनल और लॉन्जिट्यूडनल. यस, यहाँ पर कंटिन्यूइंग बेसिस वर्ड ही आंसर है आपका, तो उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्टडी डिजाइन. कंटिन्यूइंग बेसिस, मेरी कल की वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा. तो हियर द करेक्ट आंसर इज लॉन्जिट्यूडनल स्टडी. क्रॉस सेक्शनल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कल की वीडियो में. ओके, तो रिसर्च डिजाइन दैट नीड्स टू कलेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यूइंग बेसिस आपका वो था कीवर्ड. तो हियर द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट चलते हैं. स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल यूजिंग. अब स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है. ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड जिसमें हम डेटा कलेक्ट करें. अब याद रखिए कुछ कुछ, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप है ना टीबी पेशेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, या आप आर्मी वालों पर स्टडीज कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में डेटा इज वेरी सेंसिटिव. सेंसिटिव इन द सेंस, आर्मी वालों से आप कुछ जाके पूछोगे तो बहुत डिफिकल्ट है आपको उनसे डेटा कलेक्ट करना, या किसी को टीबी है तो वो क्यों बताएगा आपको टीबी है. तो क्या होता है ना, मैंने सपोज एक लिस्ट, मुझे एक पेशेंट मिल गया जिसको टीबी है, अब वो मुझे बता सकता है किसी और को टीबी है, फिर वो सेकंड बताएगा थर्ड. मे बी उनके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें उनको इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो मुझे बताएगा मैडम आप इन सबको कॉन्टेक्ट कर लीजिए. तो स्नोबॉल का दूसरा नाम है रेफरल चेन नेटवर्किंग. ठीक है, एक ने दूसरे के बारे बताया, दूसरे ने तीसरे के बारे बताया. ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग एक प्रोसेस है, सेलेक्टिंग सैंपल, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड. करेक्ट आंसर इज नेटवर्क. वो ग्रुप्स नहीं है, वो स्नोबॉल्स नहीं है. स्नोबॉल उसका नाम क्यों, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी, बट यहाँ पर याद रखिए इट इज चेन रेफरल. आपको डेटा नहीं मिल रहा, वो बोलेगा इससे कर. अब आप स्टूडेंट्स के ड्रग एडिक्शन पर, कोई बच्चा आके आपको बताएगा कि वो ड्रग एडिक्टेड है?
ठीक है, गलत सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है नहीं, तो एक के बारे पता लगा, एक बोलेगा दूसरे के बारे, तो यहाँ पर आएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये रैंडम मेथड है नहीं, ये हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी रिसर्च में हम इसको यूज करते हैं। सो हियर, तो याद रखिए उसका दूसरा नाम स्नोबॉल का नेटवर्क चेन रेफरल। ओके, आज के लिए स्टॉप करते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी अब तक तो प्लीज देख लीजिए। आपको जोन से अभी जैसे मुझे रिक्वेस्ट आई थी मैम पेट की प्रिपरेशन करा दीजिए, तो मैंने सोचा वो नेट के भी बच्चों को काम आ जाएगा और जो पीएचडी करे उनको भी काम आ जाएगा, तो ये राइट टाइम है पढ़ने का। आप पढ़ते रहिए, मेरे सेशन आपको पसंद आ रहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।